अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुबशर चौधरी और आप देख रहे हैं एम के स्मार्ट सॉल्यूशन। एम के स्मार्ट सॉल्यूशन इज अ डोमेन ऑफ केमिस्ट्री। हियर आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम विल क्लियर योर concepts फ्रॉम बिगिनर्स टू एक्सपर्ट लेवल। इट मीन्स एम के स्मार्ट सॉल्यूशन का मकसद है कि हमने तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक टू मास्टर लेवल तक तमाम केमिस्ट्री कोर्सेज को डिजिटलाइज करना है और हर लेवल के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा आसान और मददगार प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है। चलिए अब देखते हैं आज का टॉपिक। अब बात करते हैं एसिड रेन क्या होती है। A rain having the pH lower than that of the neutral rain due to the presence of sulfuric acid and nitric acid। मतलब कि हमने नॉर्मली देखा है कि बारिश हो रही होती है, लेकिन एसिड रेन क्या होती है, तेजाबी बारिश क्या होती है। देखें हमारे पास नॉर्मल जो पानी है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, मतलब उसकी पीएच वैल्यू 7 है, लेकिन एसिड रेन की वैल्यू पे बात कर लेते हैं। अ रेन हैविंग द पीएच वैल्यू लोअर देन दैट नॉर्मल न्यूट्रल रेन, मतलब कि जो आम पानी की पीएच वैल्यू होती है जब उससे लोअर लेवल पे पीएच वैल्यू होगी रेन की, तो हम कहेंगे कि वो जो रेन है वो एसिड रेन है। हमने पीछे एसिड बेस वाले चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ा था पीएच वैल्यू को, और उसमें हमने बात की थी कि जो नॉर्मल न्यूट्रल वाटर होता है उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है, और जितने भी लिक्विड्स हों जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है उन्हें हम एसिड्स कहते हैं, और जिन लिक्विड्स की पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है उन्हें हम बेस कह देते हैं। लेकिन जो एसिड रेन है उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की मौजूदगी की वजह से हम उस पानी को, उस बारिश को हम एसिड रेन कह देते हैं। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, मतलब कि एसिड रेन बनती कैसे है। बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन इन एयर, मतलब कि हम जो भी फॉसिल फ्यूल्स जला रहे होते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स में हमने बात कर ली, हमारे पास कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है या पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो ये जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं ये पैदा कर रहे हैं सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पैदा कर रहे हैं जो कि हवा में चले जाते हैं। रेन वाटर रिएक्ट्स विद द सल्फर डाइऑक्साइड एंड कन्वर्ट इट इनटू द सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट, रेन वाटर इज आल्सो रिएक्टेड विद द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड कन्वर्टेड देम इनटू द नाइट्रिक एसिड या नाइट्रस एसिड। तो हमारे पास ये सोर्सेज आ गए, मतलब कि जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं वो सोर्सेज हैं हमारे पास नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स के। वो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड इन्वायरमेंटल वाटर वेपर से इंटरेक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं और एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रिक एसिड, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रस एसिड। Normal rainwater is weakly acidic because it consists of dissolved carbon dioxide। मतलब कि नॉर्मल वाटर है, एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं तो एटमॉस्फेयर में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की भी लेयर होती है। अगर एटमॉस्फेयर में जो नॉर्मल वाटर मतलब रेन का जो पानी होता है वो वीकली एसिडिक एज इट इज होता है, बाय नेचर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और जब उसके साथ सल्फर के ऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर कर देते हैं तो वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है। तो इस वजह से हम उसे एसिडिक रेन भी कहते हैं या एसिड रेन भी कहते हैं। इन अनदर केस हम बात कर सकते हैं इट्स पीएच वैल्यू इज 5.6 to 6, मतलब यहाँ तो 5.6 उसकी पीएच वैल्यू हो सकती है अगर वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो, या फिर अगर नॉर्मल लेवल पे बात करें तो उसकी पीएच वैल्यू 6 हो सकती है। जबकि हमने बात की थी कि जो न्यूट्रल वाटर होता है उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है, 7 होती है। बट रेन वाटर इज डिसॉल्विंग एयर पोल्यूटेंट्स बिकम एसिडिक, लेकिन जो रेन बारिश का पानी होता है वो हवा में मौजूद जितने भी पोल्यूटेंट्स होते हैं उन्हें डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर और एसिडिक हो जाता है, मतलब तेजाबी बारिश में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमने इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स में, एयर पोल्यूटेंट्स में बात कर ली, हमारे पास सल्फर के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, और सम ह्यूज लेवल पे बात कर लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गई। ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सल्फर के ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो गए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड में, नाइट्रस एसिड में कन्वर्ट हो गए, और हमारे पास जो कार्बन के ऑक्साइड है वो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो गए। तो इस फॉर्म में वो पानी के साथ जैसे इंटरेक्ट करते हैं तो वो हमारे पास जो पानी होता है वो एसिडिक नेचर में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूट्रल पानी की पीएच वैल्यू 7 होती है, और जब उसके साथ एसिडिक मटेरियल कंबाइन हो जाता है, इंटरेक्ट कर जाता है, तो उसकी पीएच वैल्यू 6 या 5.6 मतलब 5.6 हो जाती है। तो इस वजह से हम उस रेन वाटर को एसिड रेन कहते हैं। अब केमिकली हम इस चीज को एलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। केमिकल रिएक्शन, फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। अब ये जो भी हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे ये तमाम रिएक्शन एनवायरनमेंट में मतलब एटमॉस्फेयर में हो रहे होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ रेन। तो यहाँ पे हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड,
हवा में मौजूद है। जैसे ही वो पानी के साथ इंटरेक्ट करती है तो H2SO3 बना देती है, ठीक है, ये भी एक एसिडिक कंपोनेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है सल्फर ट्राइऑक्साइड। जैसे ही वो पानी में मतलब H2O के साथ इंटरेक्ट करती है H2SO4 बना देती है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। बहुत ही ह्यूज लेवल पे लेयर होती है इसकी। जैसे ही वो रेन के पानी के साथ इंटरेक्ट करती है H2O के साथ, वो कार्बोनिक एसिड मतलब H2CO3 बना देती है। नेक्स्ट हमारे पास है NO2 जैसे ही रेन वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है वो नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था पूरा वो प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन जो एसिड रेन में इन्वॉल्व होते हैं। अब हम यहाँ पे कंसेप्चुअल डायग्राम में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इंफोग्राफिकली हम इसे एनालाइज करते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि इन्वायरमेंट में जब मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आगाज करते हैं फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग प्रोसेस का। यहाँ पे चिमनियां हैं, घर हैं और बहुत सारे इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस हैं। वो क्या कर रहे होते हैं, वो ऐसे हार्मफुल केमिकल्स मतलब ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर रिलीज कर रहे हैं इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में। और एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स भी पाए जा रहे हैं। लेकिन जब वो वाटर वेपर्स और वो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ कार्बन वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेन देखिए वो कन्वर्ट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रिक एसिड, इन द फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड, और रेन वाटर के साथ मिलकर दोबारा एक एसिड रेन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और दोबारा फिर जमीन पर आते हैं। ये तमाम प्रोसेस था एसिड रेन का। नेक्स्ट बात करते हैं एसिड रेन में हम इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, मतलब कि एसिड रेन के कौन कौन से इफेक्ट्स हैं। पहले हमने बात कर ली कि हमारे पास एसिड रेन क्या होती है। वो रेन वाटर होता है जिसका पीएच वैल्यू नॉर्मल वाटर की वैल्यू से कम होता है, ठीक है, वो एसिड रेन होगी क्योंकि इसमें मौजूदगी होती है सल्फ्यूरिक एसिड की, नाइट्रिक एसिड की, नाइट्रस एसिड की, कार्बोनिक एसिड की। तो काफी सारे एसिडिक कंपोनेंट्स इसमें पाए जा रहे होते हैं, इस वजह से हम इसे एसिड रेन कहते हैं। अब हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, मतलब कि एसिड रेन के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। पहले हम बात करते हैं हेल्थ हैजर्ड्स, मतलब कि जो सेहत को नुकसान पहुंचाती है वो तमाम इफेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है रॉक्स एंड सॉइल्स कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ दी हैवी मेटल्स। जितने भी रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं या फिर सॉइल की बात कर लें, उनके अंदर बहुत सारे हैवी मेटल्स पाए जा रहे होते हैं। एसिड रेन ऑन द सॉइल एंड द रॉक्स लीच हैवी मेटल्स लाइक द एल्यूमिनियम, मर्करी, लेड एंड क्रोमियम एटसेट्रा। तो जो एसिड रेन होती है वो इस तरह के जो हैवी मेटल्स होते हैं उन्हें अपने साथ बहा के ले जाती है, उन्हें अपने साथ इंटरेक्ट करवाती है और उन्हें साथ ले जाती है। वो पानी जो होता है एसिड रेन का वो ऐसे हैवी मेटल्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है और जैसे जैसे पानी बह रहा होता है वो जो हैवी मेटल्स हैं वो भी उस पानी के साथ मूव कर जाते हैं। तो दीज मेटल्स आर डिस्चार्ज इनटू द रिवर एंड लेक। और ये जो हैवी मेटल्स होते हैं ये बारिश के पानी के साथ साथ नदी नालियों की तरफ मूव कर जाते हैं और रिवर्स या लेक में जाके ये हैवी मेटल्स मिक्सअप हो जाते हैं उस पानी के साथ। When the rainwater is used by the human being for drinking purpose, जब वो पानी जो मतलब हैवी मेटल जिनमें डिसॉल्व हो चुके हैं, मतलब वो नदी नालियों का पानी जो हो गया उनमें जो हैवी मेटल डिसॉल्व हो चुके हैं वो अब किसी न किसी सोर्स से वो ह्यूमंस तक पहुंच ही जाता है। और जब ह्यूमंस उसे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, दोज मेटल कॉज द टॉक्सिक इफेक्ट इन द ह्यूमन बींग्स। जो मेटल्स होते हैं हैवी मेटल्स वो उन ह्यूमन बींग में बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक इफेक्ट जनरेट कर देते हैं। और सिर्फ यहीं तक बात खत्म नहीं होती, एक्वेटिक लाइफ इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द हाई कंसंट्रेशन ऑफ दीज मेटल्स। मतलब अब वो नदी नालियों में जा रहा है वो हैवी मेटल से मिला हुआ एसिड रेन का पानी, तो वो क्या होगा, जो जिस भी जगह पे जिस भी वाटर बॉडी में वो पानी जाके फाइनली गिर रहा है उसके अंदर जितनी भी एक्वेटिक लाइफ होगी वो उसे भी डिस्टर्ब करेगा, उससे भी इफेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल बात कर लेते हैं, फिशेस को डिस्ट्रॉय कर देगा और बहुत सारी जिंदगी होती हैं पानी में उन्हें डिस्ट्रॉय कर देगा, तो अच्छी खासी एक नुकसान जनरेट कर देगा वो। हाई कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल क्लॉग्स द फिश गिल्स, मतलब कि जब एल्यूमिनियम मेटल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाती है वो क्या करता है कि वो फिशेस के जो गिल्स होते हैं जहां से वो सांस ले रही होती हैं उन्हें बंद कर देती है। इट काजेस द सफोकेशन, वो घुटन पैदा कर देती है, विच लेड टू द डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ, जो एटलीस्ट एट द एंड हम कह सकते हैं कि एक्वेटिक लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये थे हैजर्ड इन द केस ऑफ हेल्थ बाय द एसिड रेन। अब दूसरी बात कर देते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, मतलब कि एसिड रेन बिल्डिंग्स को भी डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं, तबाह कर रही होती हैं। एसिड रेन अटैक द कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन द मार्बल एंड लाइमस्टोन ऑफ द बिल्डिंग एंड मूवमेंट्स,
हम कह सकते हैं कि बिल्डिंग्स हो सकती हैं या इस तरह से बने हुए कोई और इमारत हो सकती हैं, मुजस्समे हो सकते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। जब एसिड रेन बरसती है, मतलब कि बारिश में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड या नाइट्रस एसिड, कोई भी एसिड होता है, बारिश के पानी के साथ मिक्स होकर जब जमीन पे आ रहा होता है या बिल्डिंग्स पे गिर रहा होता है या फिर मुजस्समों पे गिर रहा होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन परफॉर्म कर देता है। Thus these buildings are getting dull and eroded day by day। मतलब कि यही वजह होती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर होती है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। और उसके साथ दिन ब दिन हम कह सकते हैं कि वो जो बिल्डिंग्स होगी, वो मुजस्समे हो जाएंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे डल होना शुरू हो जाएंगे, अपनी खूबसूरती खो देंगे और उनका कलर बहुत ही ज्यादा फेड हो जाएगा या बहुत डल शो कर रहा होगा। जिस तरह हम बात कर लेते हैं ताजमहल की, तो ताजमहल को इनिशियल स्टेज में बात करते हैं वो बहुत खूबसूरत था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब एसिड रेन ने इफेक्ट किया, मतलब अब देखें पूरा ताजमहल जो है वो लाइमस्टोन या फिर हम कह सकते हैं मार्बल से मिलके बना हुआ है। तो वो मार्बल और वो लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बना होता है। तो जब एसिड रेन मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, कार्बोनिक एसिड ये पानी के साथ इंटरेक्ट करते हुए बारिश की शक्ल में उनके ऊपर गिरते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो क्या करें, ये उस बिल्डिंग का, उस मुजस्समे का, उसका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसे तबाह कर रहे हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन में एसिडिटी ऑफ सॉइल। मतलब कि सॉइल की एसिडिटी कैसे बढ़ेगी। एसिड रेन इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ सॉइल। मतलब कि जब एसिड रेन तेजाबी बारिश ऐसी सॉइल पे, ऐसी मिट्टी पे होगी जहां पे एग्रीकल्चरल लैंड हो, जहां पे वेजिटेशन की जा रही हो, तो वहां पे उस एसिडिटी बढ़ा देगी। Many crops and plants cannot grow properly in acidic soil। मतलब कि बहुत सारी फसलें, बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो एसिडिक सॉइल में प्रॉपर्ली एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, ग्रो नहीं कर पाते। इट इंक्रीजेस द टॉक्सिक मेटल्स इन द सॉइल दैट पॉइजन्स द वेजिटेशन। मतलब कि ये वेजिटेबल्स वहां पे ग्रो कर रही होती हैं, उनके अंदर एसिडिक मेटल या टॉक्सिक मेटल्स जो होते हैं उन्हें ऐड कर देती हैं, उनकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं। एसिड रेन आल्सो अफेक्ट्स द ओल्ड ट्रीज। मतलब जो पुराने पौधे होते हैं, पुराने दरख्त होते हैं, एसिड रेन उन्हें भी नुकसान पहुंचाती है। ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स इज रिस्ट्रिक्टेड। मतलब कि कह सकते हैं कि जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है वो भी रुक जाती है या वो भी ठहर जाती है, वो प्लांट्स ग्रो नहीं कर पा रहे होते आफ्टर द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। दे गेट ड्राई एंड डाई। मतलब कि वो पौधे जब वो ग्रो नहीं कर पा रहे होते, एटलीस्ट वो सूखना शुरू हो जाते हैं, वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं और एट द एंड वो डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डैमेज टू प्लांट। मतलब कि एसिड रेन पौधों को कौन कौन से नुकसान पहुंचा रही है या कैसे नुकसान पहुंचा रही है। एसिड रेन डायरेक्टली डैमेज द लीव्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। मतलब कि तेजाबी बारिश जैसे ही पौधों पे गिर रही होती है, वो क्या कर रही है, डायरेक्टली उनके पत्तों को, और बेशक वो पत्ते दरख्तों के हों या नए पौधों के हों, उन्हें डायरेक्टली डैमेज कर रही होती है, नुकसान पहुंचा रही होती है। सो द ग्रोथ इज रिस्ट्रिक्टेड। प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है डिपेंडिंग अपॉन द सेवेरिटी ऑफ द डैमेज। मतलब कि किस शिद्दत से नुकसान पहुंचा उनके पत्तों को। प्लांट्स ग्रोथ कैन बी हम्पर्ड। मतलब कि पौधों की ग्रोथ जो होती है वो बहुत मुश्किल होती है। प्लांट्स एबिलिटी टू बेयर कोल्ड एंड डिजीजेस और डिजीजेस टू गेट इट डाई। मतलब कि जितनी भी प्लांट्स की इम्यूनिटी सिस्टम होता है या इम्यून सिस्टम होता है वो डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, और पौधों की ठंडे इन्वायरमेंट में या बीमारियों के खिलाफ लड़ने की जो कुव्वत होती है वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी होती है। एट द एंड फाइनल स्टेज पे प्लांट जो होती हैं वो मर जाती हैं। तो ये थे इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। नेक्स्ट बात करते हैं हम ओवरऑल कंसेप्चुअल एनालिसिस ऑफ द होल टॉपिक ऑफ एसिड रेन। देखिए हमने स्टार्ट में इनिशियली स्टडी किया था एयर पोल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूटेंट्स में हमारे पास ऑक्साइड ऑफ कार्बन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सो ऑन, बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं जो एक्ट कर रहे होते हैं एज एन एयर पोल्यूटेंट्स। Air pollutants are those harmful chemicals and the harmful substances that provide the harm to the nature। ठीक है, वो नुकसान पहुंचा रहे होते हैं नेचर को, उन्हें एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं। क्योंकि एयर पोल्यूटेंट्स क्योंकि वो एनवायरनमेंट में, वो एटमॉस्फेयर में पाए जा रहे हैं, तो इस वजह से हम उन्हें एयर पोल्यूटेंट्स कह रहे होते हैं। अब एयर पोल्यूटेंट्स को वन बाय वन एनालाइज कर रहे हैं। इस पूरे टॉपिक में हमने कैसे इन्हें डिस्कस किया है। सबसे पहले बात करते हैं एयर पोल्यूटेंट्स में ऑक्साइड ऑफ कार्बन की। ऑक्साइड ऑफ कार्बन में सोर्सेज को देखा, तो सोर्सेज क्या है कार्बन के ऑक्साइड के। कार्बन के ऑक्साइड कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसके सोर्सेज हैं कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, वोल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर। मतलब कि जब फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट हो रही होती है। जब वोल्केनिक लावे फट रहे होते हैं तो तब भी, वोल्केनोस फट रहे होते हैं तब भी ये दोनों गैसेज रिलीज हो रही होती हैं। या फिर किसी हादसे की सूरत में जंगलात में आग लग जाए तब भी ये दोनों गैसेज रिलीज हो रही होती है। मतलब ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन रिलीज हो रही होती है।
नेक्स्ट है, अब इसके बाद ऑक्साइड ऑफ कार्बन कौन कौन से नुकसान काज करते हैं, इनके क्या फायदे हैं। तो काजिंग देखते हैं, सबसे पहला जो इसका इफेक्ट है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि एक पॉजिटिव टर्म है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सटर्नल रेडिएशन आ रही होती है, उनमें जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है उसे ट्रैप कर लेती है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन करती है, मतलब कि हमारी जमीन का टेम्परेचर मेंटेन करती है और इसे गर्म रखती है, लेकिन ये एक लिमिट के अंदर हो। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वो क्या कर रही है, वो बहुत ज्यादा एनर्जी को स्टोर कर लेती है और ट्रैप कर लेती है इन द इन्वायरमेंट। सो उसके नतीजे में क्या होता है कि जमीन का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके नतीजे में एक कंडीशन आ जाती है जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कह देते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाती है एनवायरमेंट में। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो जो हमारे पास ग्लेशियर्स होंगे या बर्फीले इलाके होंगे वो पिघलना शुरू हो जाएंगे, और जब वो इलाके पिघलना शुरू हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा होगा, और वो बहुत ज्यादा पानी जो बनेगा वो नदी नालियों में आएगा, समंदर में आएगा, तो जिसके रिजल्ट में फ्लड आ जाएंगे और बहुत सी हेल्दी जो जमीनें होंगी, जो काश्त के काबिल जमीनें होंगी, जो रहाइश के काबिल जमीनें होंगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। जैसे रिसेंटली हमने आजकल न्यूज में देख रहे हैं, बहुत सारी न्यूज है वो फ्लड पे डिपेंड कर रही है कि बहुत ज्यादा फ्लड है, रेनफॉल हुआ है और उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा कीमती इलाके जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो हम इसे एक दूसरे नजरिए से देखें, एक साइंटिफिकल पर्सपेक्टिव से बात करें, तो आफ्टर द रिजल्ट ऑफ मैक्सिमम लेवल या आउट ऑफ द लिमिट हम कह सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के रिजल्ट में ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस हुई, और उस ग्लोबल वार्मिंग ने ग्लेशियर्स को पिघला दिया, जिसके रिजल्ट में फ्लड्स आए और फ्लड्स ने वो तमाम एरियाज डिस्ट्रॉय कर दिए। सो नेक्स्ट हमारे पास एयर पोल्यूटर्स में आ जाता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन भी बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन को डिस्कस किया कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन परऑक्साइड होगा, सो जितनी भी ऑक्साइड्स हैं हम इसे डिस्कस कर सकते हैं एज एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। सो इनके सोर्सेज कौन कौन से हैं, हम कह सकते हैं सोर्सेज में कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जब फॉसिल फ्यूल्स जलते हैं तो उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी प्रोड्यूस होते हैं। इन एन अदर केस हम बात कर सकते हैं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में कि हमारे पास एक ऐसी कंडीशन आ जाती है बारिश के मौसम में, जब थंडरिंग हो रही होती है आसमान में, तो उसके रिजल्ट में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इंटरेक्ट करते हैं और नाइट्रोजन परऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाइट्रोजन परऑक्साइड दोबारा फिर ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, वो एक अलग प्रोसीजर है। लेकिन ओवरऑल हम कंसेप्ट को समझने के लिए जिस इतना समझ लेते हैं कि कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल के रिजल्ट में हमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मिलती हैं, जो ऑक्साइड एक्ट कर रहे होते हैं एज एन एयर पोल्यूटेंट। वो अगर एयर पोल्यूटेंट के तौर पे एक्ट करें तो वो कौन सा नुकसान, उनकी वजह से क्या पैदा हो रहा है। तो हम कह सकते हैं आफ्टर द इफेक्ट ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हम कह सकते हैं हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं क्योंकि वो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इंटरेक्ट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल एज अ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, तो वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रिक एसिड या नाइट्रस एसिड। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आ गए। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड कंपोनेंट है ऑक्साइड ऑफ सल्फर एज एन एयर पोल्यूटेंट। अब सल्फर कौन कौन से ऑक्साइड बनाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। अब इनके सोर्सेज कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो सोर्सेज में बात कर लेते हैं हमारे पास सल्फर के ऑक्साइड्स के। हमारे पास है कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल, वोल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर, मतलब के सेम सोर्सेज हैं। मतलब जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, इन द केस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट बात कर लेते हैं, जब इंजन कंबस्शन हो रही होती है किसी भी व्हीकल के इंजन में, जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कंबस्शन हो रही है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास सल्फर के ऑक्साइड बन रहे हैं एज एन सल्फर डाइऑक्साइड, और वो इन्वायरमेंट में धुआं जा रहा होता है तो उसके साथ ही वो सल्फर डाइऑक्साइड भी इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में जा रही होती है और मूव कर रही है अपवर्ड। और वोल्केनिक इरप्शन में भी सेम केस है, फॉरेस्ट फायर में भी सेम केस है, जिसे हम पहले बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड या ऑक्साइड ऑफ सल्फर कौन कौन से इफेक्ट्स जनरेट करती हैं। तो फाइनली हम ओवरऑल बात कर लेते हैं कि ये भी काज करती है एसिड रेन, मतलब ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये दोनों एसिड रेन बना रही होती हैं। एटलीस्ट ऑक्साइड ऑफ कार्बन भी इन्वॉल्व होती हैं इसमें इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड, और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रस एसिड, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रिक एसिड, और ऑक्साइड ऑफ सल्फर इन द फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब एसिड रेन आ गया, एसिड रेन क्या इफेक्ट कर रही है। देखिए ओवरऑल हमने पूरा टॉपिक पढ़ा है एसिड रेन के बारे में। एसिड रेन तो बन गया हमारे पास कि एसिड रेन क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। एसिड रेन इज द फॉर्म ऑफ रेन दैट प्रोड्यूस इन द एसिडिक एनवायरनमेंट अराउंड द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर। सो हम कह सकते हैं इफेक्ट्स क्या कर रहे हैं, हैवी मेटल और आर टॉक्सिक टू द ह्यूमन एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ। देखिए जब एसिड रेन हो रही है, मतलब बारिश एसिड की फॉर्म में बरस रही है, तो वो क्या करेगी, वो रॉक से, चट्टानों से, पहाड़ियों से गुजरती आएगी और जहां जहां से पानी बह के आएगा, अब हमें पता है कि सॉइल और रॉक्स जो होती हैं उन पे हैवी मेटल्स पाए जा रहे होते हैं। अब जहां जहां से पानी बहेगा उसमें क्योंकि
एसिडिक मटेरियल, एसिडिक कंपोनेंट पाया जाता है, वो उन हैवी मेटल्स को भी अपने साथ इंटरेक्ट करवाएगा और डिसॉल्व कर लेगा उस पानी में। एट लीस्ट हम कह सकते हैं कि बारिश का पानी नदी नालियों तक पहुंचता होता है, फाइनल स्टेज उसकी होती है। तो वो पानी जिसमें हैवी मेटल्स पाए जा रहे हैं वो फाइनली पहुंच जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रिवर और वाटर बॉडीज। जब वो वहां तक पहुंच जाएगा तो वो वाटर बॉडीज ह्यूमंस भी इस्तेमाल करते हैं, वही एक्वेटिक लाइफ भी इस्तेमाल करती है। तो वो क्या करेगी, वो डैमेज कर देगी, वो नुकसान पहुंचा देगी, एज एन टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगी टुवर्ड द ह्यूमन बीइंग्स, टुवर्ड द एक्वेटिक लाइफ। वो दोनों को डिस्ट्रॉय कर देगी। ह्यूमंस में डिफरेंट तरह की बीमारियां पैदा कर देगी, और एक्वेटिक लाइफ में फिशेस की एग्जांपल में बात कर ली, उनके गिल्स इस्तेमाल होते हैं सांस लेने के लिए, तो वहां पे वो उनके गिल्स को ब्लॉक कर देगी और वो सांस नहीं ले पाएंगी, जिसकी वजह से फिशेस की डेथ हो जाएगी और भी बहुत सारी एक्वेटिक लाइफ है जो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है डैमेजेस बिल्डिंग, प्लांट्स एंड क्रॉप्स। और दूसरा इफेक्ट हमारे पास है एसिड रेन का, ये बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, ये क्रॉप्स को, फसलों को तबाह कर रही है, और उसके अलावा हम बात कर सकते हैं ये पौधों को तबाह कर देती है। तो ये हमारे पास था दूसरा इफेक्ट। तीसरा इफेक्ट हमारे पास है इंक्रीज द सॉइल एसिडिटी, मतलब कि ये जो एसिड रेन है एटलीस्ट ये नदी नालियों तक नहीं पहुंचती, एटलीस्ट ये हैवी मेटल्स को डिसॉल्व नहीं करती। लेकिन अगर ये एग्रीकल्चरल लैंड पे एसिड रेन होती है, तेजाबी बारिश गिरती है, तो वहां पे जितनी भी फर्टाइल सॉइल होगी, एक ऐसी उपजाऊ जमीन होगी, वो क्या करेगी, वो एसिडिक कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर जाएगी और उसे भी एसिडिफाई कर देगी, मतलब वो सॉइल भी एसिडिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। वो आप देखेंगे वहां पे कास्ट बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो जमीन कास्ट करने के काबिल नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये थे हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। और एसिड रेन प्रोड्यूस हो रही है आफ्टर द इन्फ्लुएंस ऑफ कार्बन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ सल्फर, जो एक्ट कर रहे हैं एज एन एयर पोल्यूटेंट्स। सो ओवरऑल हमारी बात सिर्फ और सिर्फ एयर पोल्यूटेंट्स पे आकर खड़ी है कि ये एयर पोल्यूटेंट्स वजह बनते हैं एसिड रेन के, जो डिस्ट्रॉय करती है बहुत सारा कीमती वक्त और कीमती मटेरियल। उम्मीद करता हूँ हमारी ये मेहनत आपके लिए मददगार साबित हो। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। और अगर आप इस तमाम कोर्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट mksmathsolution.blogspot.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे विजिट करें। यहाँ पे आपको आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम डाटा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिलेगा, फ्रॉम द मैट्रिक टू मास्टर लेवल। Thanks to watch. If you have any query, you can find me in comment box, or you can also contact me on WhatsApp. Khuda Hafiz.